आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना का जबरदस्त प्रकोप है। मौजूदा स्थिति यह है कि कुल केस 1 लाख के भी पार चले गए हैं, जबकि अब तक 1900 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि संक्रमितों की सेहत में तेजी से सुधार भी हो रहा है और वह स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो इनकी संख्या 81,000 से भी अधिक है। वहीं आज की तारीख में 22,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शिवराज सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो काफी हद तक सफल रहे हैं। प्रदेश सरकार के कड़े प्रयासों का ही नतीजा है कि आज जहां देश के कई राज्य कोरोना से बेहाल हैं, तो वहीं प्रदेश में स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है। हालांकि सरकार के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से जंग जीतने की है। साथ ही चुनौती इस बात की भी है कि महामारी के दौर में जनता को भी वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जिससे उनका जीवन आसान बना है। आखिर इसे लेकर शिवराज सरकार की क्या रणनीति है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य को समृद्ध बनाने के लिए सरकार का विजन क्या है? आज ये हम जानेंगे सीधे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से। साथ ही उनसे सवाल इस बात को लेकर भी होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वो उनसे कैसे पार पाएंगे। मेडिकल के छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? तो चलिए हर सवाल का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। विश्वास जी से जनता के सवालों का जवाब लेने के साथ कई बड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से बात करें। आइए उसके पहले उनके निजी जीवन के साथ ही राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल देते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद कैलाश नारायण सारंग और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती प्रसून सारंग के लिए 29 दिसंबर 1971 का दिन बेहद ही खास था। यह वह दिन था जो सारंग के कुलवंश का माथा उज्जवल कर रहा है। जी हाँ, इसी दिन सारंग परिवार के कनिष्ठ पुत्र ने इस दुनिया में किलकारी भरी थी, जो आज शिवराज सरकार में सबसे युवा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि विश्वास सारंग शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में भी सहकारिता विभाग का स्वतंत्र राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। वहीं अब वह कैबिनेट मंत्री रहते हुए चिकित्सा शिक्षा के भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विभाग के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस समय यह विभाग इसलिए अन्य विभागों से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से निपटने की चुनौती है। बहरहाल बचपन में बबलू भैया के नाम से पहचान बनाने वाले विश्वास सारंग राजनीति का ककहरा कच्ची उम्र से ही सीख गए थे। कारण पिता कैलाश नारायण सारंग खुद कट्टर स्वयंसेवक होने के साथ कुशल राजनेता भी रहे। पहले जनसंघ फिर भाजपा में उनकी छवि किंग मेकर की रही है। यही कारण था कि 90 के दशक में पटवा सरकार के दौरान कैलाश सारंग सुपर सीएम के नाम से जाने जाते थे। आज की राजनीति में भाजपा के महापुरुष कहे जाने वाले ज्यादातर नेताओं को विश्वास ने बचपन से ही काफी नजदीक से देखा और जाना है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या पितृपुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी नेता दर्जनों मरतबा कैलाश सारंग जी के यहाँ निवासरत हुए हैं और जब वो घर पर होते थे तो आज के विश्वास और उस समय के बबलू भैया उनकी हुक्म उदोली में जुट जाते थे। ठाकरे जी ने तो बबलू यानी विश्वास को गोद में लेकर शाखा के जरिए संघ का पाठ भी पढ़ाया है। वहीं आज भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह चमकने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी साल 1998 से लेकर 2001 तक विश्वास सारंग को उनके साथ काम करने का मौका मिला। इस दौरान विश्वास भोपाल युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे। विश्वास को राजनीति और समाज सेवा में बचपन से ही खासी दिलचस्पी रही। फिर भी उन्होंने पढ़ाई को उसी अंदाज में तवज्जो दी। स्कूलिंग मॉडल हायर सेकेंडरी से करने के बाद महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोदिया से सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करने के और फिर विश्वास सारंग ने राजनीति के मैदान में पैतरा भाजना शुरू कर दिया।
पहला चुनाव भाजपा की टिकट पर पार्षदी का लड़ा और भारी मतों से बीजेपी का वर्ण भी किया। तत्पश्चात भाजपा युवा मोर्चा को विस्तार देने में जुट गई। युवा मोर्चा में जिस कुशलता और मेहनत के साथ काम किया, उसका प्रतिफल भी पार्टी ने उन्हें दिया। एक समय ऐसा भी आया जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो उन्हें भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से नवाजा गया। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में विश्वास सारंग ने युवा मोर्चा को पूरे प्रदेश में जिस मुकाम तक पहुंचाया, उसकी चर्चा आज भी होती है। विश्वास के पीछे आज जो युवा कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, वो उनके युवा मोर्चा के समय की मेहनत का नतीजा है। साल 2008 में जब विश्वास को पार्टी ने पहली बार नरेला सीट से विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा था, तब ज्यादातर लोगों की जुबां पर यही बात आ रही थी कि विश्वास को फंसा दिया गया। दरअसल नरेला कांग्रेस की सुरक्षित सीटों में से एक थी, क्योंकि नरेला मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इसके अलावा जाति और सामाजिक समीकरण भी विश्वास सारंग के विपरीत थे। यही नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी तत्कालीन महापौर सुनील सूद थे, जो अपने पूरे महापौरी के कार्यकाल के दौरान नरेला को ही सींचते रहे। फिर भी विश्वास का विश्वास नहीं डगमगाया और अंततः जीत का वर्ण करके अविश्वास को विश्वास में तब्दील करने में वह सफल रहे और आज अपनी कर्मठता के दम पर नरेला को ही भाजपा की अजय सीट में बदल दिया। खास बात तो यह है कि जीत की हैट्रिक जमाने वाले विश्वास की जीत के अंतर में हर मर्तबा इजाफा होता रहा। यहां एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि विश्वास सारंग ने जिस तरह राजनीति के दांव पेच अपने पिता श्री कैलाश नारायण सारंग जी से सीखे, उसी तरह उनकी भाषण शैली, क्लिष्ट हिंदी के शब्दों का चयन और वाक उपटता भी पुश्तैनी है। कारण है पिता कैलाश सारंग मझे हुए कवि और लेखक होना। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मेरे साथ कई विख्यात पत्रकार श्री सारंग से अपनी लेखनी को अलग रूप में ढालने हेतु उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनके दरबार में हाजिरी लगाते रहे। बहरहाल चलिए अब सवाल जवाब की ओर आते हैं और सीधे रूबरू होते हैं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी से। सारंग जी, आपका हमारे स्टूडियो में, स्वराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर से लोग आपके दर्शक सवाल करेंगे, लेकिन चूंकि मैं संचालन मैं कर रहा हूं, एंकरिंग मैं कर रहा हूं, तो एक सवाल तो मेरा बनता है आपसे। राजनीति में नहीं आए होते तो क्या होते? ये तो बड़ा हाइपोथेटिक सा सवाल है जी। पर ऐसा सोचा नहीं कि राजनीति में नहीं आते तो क्या करते। जैसा आपने बताया कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री कैलाश सारंग जी के परिवार में, उनके घर में पैदा हुआ। उनका आशीर्वाद मुझे मिला और बचपन से ही राजनीतिक माहौल ही देखने को मिला। और मैं इस बात को और इंगित करना चाहता हूं क्योंकि आजकल की राजनीति में शायद इस बात को लेकर कुछ गफलत की स्थिति बनती है, पर मेरे पिताजी की पीढ़ी राजनीतिक क्षेत्र में काम केवल इसलिए करती थी कि उसे समाज की सेवा करना है। तो समाज की सेवा करने का जब संस्कार मिलता है तो फिर आप कुछ और सोच नहीं पाते। इसलिए छोटी सी उम्र से, बल्कि जब से मैंने होश संभाला, जब से राजनीतिक माहौल देखा और राजनीतिक माहौल के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा कैसे होती है, इसका पाठ पढ़ा, तो कभी ये सोचा नहीं कि राजनीति नहीं करता तो क्या करता। पर एक बार फिर पूरी अथॉरिटी से कहता हूं कि राजनीति बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय चॉइस है। और जब बाय चॉइस होती है तो उसका कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है। लक्ष्य है समाज की सेवा करना। एंड आई मीन इट। लोगों को लगता है कि जैसा मैंने कहा कि आज के ज़माने में राजनीति को लेकर बहुत सारी गफलत की स्थितियां बनी हैं, पर मेरे पिताजी ने मुझे यही संस्कार दिए हैं और उनका यही कहना है कि आप यदि राजनीति में आए हो तो किसी ने आमंत्रण नहीं दिया। आप स्वयं की सोच और स्वयं की इच्छा से यदि राजनीति में प्रवेश कर रहे हो तो जनता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसलिए राजनीति में आना शायद भगवान की ही इच्छा थी और जिसका पालन हुआ है। एक सवाल और है, फिर अंत में हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। कभी वो क्षण भी आया जब आप राजनीति में आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये गलत राजनीति में आ गए, कहीं मायूस हुए हो? ये अंत में हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक आप
जैसा मैंने पहले ही कहा कि वाक पटुता जो है आपकी, यह सोच जो है कि हम आगे तक की, आप पहले ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने सुशांत केस में जो ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट था उसको लेकर के आपने बड़ी ही बेबाकी के साथ टिप्पणी की थी कि इसकी जांच गहराई तक होनी चाहिए। क्या आधार था? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि बॉलीवुड से संबंधित जब भी खबरें आती हैं जी। और यदि कोई गलत खबर आती है तो उसमें ड्रग एक एंगल हमें देखने को मिलता है। सुशांत सिंह की मौत के मामले में भी ड्रग एंगल सामने आया जी। और मेरा मानना है कि बॉलीवुड की फिल्में देखकर इस हिंदुस्तान का एक बड़ा सेगमेंट अपनी लाइफस्टाइल को स्वीकार करता है, उसको अपनाता है जी। इस देश के बहुत सारे अभिनेता या अभिनेत्री ऐसी हैं जिसको देखकर युवा वर्ग अपने बाल की स्टाइल को रखता है, अपनी हेयर स्टाइल को फॉलो करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में केवल और केवल अभिनेता और अभिनेत्री ही हैं। वो अपने घरों में आप देखेंगे अपने कमरों में बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, उस अभिनेता के चाल चलन को, उसकी जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करते हैं। और जब हम ये देखते हैं खबरों में कि वही अभिनेता और अभिनेत्री जो समाज के एक बड़े वर्ग के आइडियल हैं, उनके आइकॉन हैं, यदि वो इस तरह की गलत एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं तो समाज को इसका गलत असर पड़ता है। और आज हम इस चैलेंज से निकल रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में भी नशे की आदत आम युवाओं में हो गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में हम लगातार सुनते आए हैं कि ड्रग का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने ये मांग उठाई थी कि हर शूटिंग के पहले, जिस प्रकार से खिलाड़ियों को खेल के पहले हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के पहले डोप टेस्ट कराना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि वो ड्रग में इन्वॉल्व नहीं है, वो ड्रग्स नहीं लेते। यदि किसी का डोप टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आजीवन उस पर उस खेल को खेलने की पाबंदी लग जाती है। मेरा मानना है कि शूटिंग के पहले भी अभिनेता अभिनेत्रियों का या उस शूटिंग, उस फिल्म से जुड़े हुए, उस टीवी सीरियल से जुड़े हुए लोगों का डोप टेस्ट होना चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वो ड्रग्स ना लेते हो। यदि कोई अभिनेता अभिनेत्री बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि ड्रग्स लेता है तो निश्चित रूप से उस पर आजीवन पाबंदी लगनी चाहिए कि वो एक्टिंग कर सकते या फिल्मों में इन्वॉल्व हो सके, हिस्सा ले सके। मुझे लगता है ये एक दूरगामी परिणाम देने वाला कदम होगा, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये होना चाहिए और इसीलिए मैंने मांग उठाई। पर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये बात तो मैंने ऐसे ही पत्र लिखा था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को, पर जिस प्रकार से इस देश में इस बात को स्वीकार किया गया, जिस प्रकार से मीडिया ने इसको बहुत सकारात्मक रूप से लिया, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में मेरे इस कैंपेन को जबरदस्त समर्थन मिला और जिस प्रकार से बॉलीवुड के एक बड़े सेगमेंट में मेरी इस बात का समर्थन किया, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और समाज के सामने मैं ये प्रश्न रखता हूं कि हम सबको और खासकर बॉलीवुड को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पर अब ड्रग्स को लेकर जागृति पैदा हो और ड्रग्स को लेकर कहीं ना कहीं रोकथाम के कदम उठाए जाएं और डोप टेस्ट उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सब चलते हैं भोपाल, जहां से डॉक्टर जीवन मीणा जी अपना सवाल कर रहे हैं। मीणा जी, स्वागत है आपका, सवाल करें आप। मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षकों के उन्नयन या प्रमोशन के लिए पिछले 30 वर्षों से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जबकि इस समय प्रदेश चिकित्सा शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। तो चिकित्सा शिक्षकों के उन्नयन के लिए, प्रमोशन के लिए ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक क्यों नहीं बनाई गई जिससे कि यहाँ पे मेडिकल टीचर आप नई मेडिकल कॉलेज जो खोलने जा रहे हैं वहाँ पे आकर्षित हों और उनको ज्वाइन करें। उनके प्रमोशन को लेके एक ठोस पॉलिसी की आवश्यकता है। इसका कार्य कब तक होगा? नहीं, देखिए, टीचर्स के प्रमोशन की तो व्यवस्था है ही और वो डीन तक इसी तरह पहुंचते हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रमोशन से संबंधित प्रश्न का आशय आपका उनकी बाकी सुविधाओं को लेकर है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मैंने ये निर्णय लिया है कि खासकर कोरोना के मामले में जब मेरे सामने ये बात आई कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे मेडिकल
कॉलेजेस के जो डॉक्टर्स हैं वो जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, उनको यदि संक्रमण हो जाता है और उनके इलाज के लिए जब वो किसी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो जो महंगी दवाइयां हैं उनको खरीदनी होती हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि उसका रिएम्बर्समेंट सरकार करेगी। तो और मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि मैंने आते ही इस विभाग में त्रिपाठी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये विभाग में अभी तक जब भी बात होती है उसमें मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की सुविधाएं और उनकी असुविधाओं पर ही चर्चा सीमित रह जाती है। मैंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हॉस्पिटल हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल हम उन स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में देते हैं। और इसी कंसेप्ट के कारण हर मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल होता है जिसमें मरीज आते हैं, और उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट उन मरीजों के इलाज जो उनके सीनियर्स करते हैं उसको देखते हुए सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। पर अभी तक आपने देखा होगा जब भी मेडिकल कॉलेजेस की बात आती है तो घूम फिर के, चाहे मीडिया का ध्यान हो या राजनीतिक व्यक्ति का ध्यान हो, वो केवल अस्पताल तक ही सीमित रहता है। मैंने अपनी पहली समीक्षा बैठक में इस बात को इंगित किया कि क्योंकि हमारा विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग है, मतलब शिक्षा, चिकित्सकों की शिक्षा, मेडिकल कॉलेज की शिक्षा, और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का वेलफेयर और पढ़ाने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो उसके हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उनके अधिकारों का संरक्षण हो और सरकार उनके कर्तव्यों का बोध उन्हें कराए, इसकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे। और इसको लेकर हमने एक विस्तृत प्लानिंग की है, विस्तृत योजना बनाई है। पर त्रिपाठी जी, आप ये बात मानते हैं कि कोरोना काल में आज सब कुछ सेंट्रिक कोरोना है और हम इस बात को लेकर पूरे कटिबद्ध हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि हम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रदेश में कोरोना संकट से उबरने के लिए हर प्रयास करें, अच्छे से अच्छी चिकित्सीय व्यवस्थाएं जनता को दे सकें, इसलिए काम कर रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, आपने जो बोला हम उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं और आगे मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए केवल डॉक्टर्स ही नहीं, चाहे वो पैरामेडिकल हो, नर्सिंग स्टाफ हो या पूरा महकमा हो, उसमें एक कुछ नया परिवर्तन लाने की हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और आपको उसमें देखने को मिलेगा। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जूनियर डॉक्टर्स को लेकर भी हम बहुत विस्तृत रूप से प्लान कर रहे हैं, उनका भविष्य का निर्माण ठीक ढंग से हो सके, उनकी पढ़ाई अच्छी हो सके और उनका नाम इस बात को लेकर पूरे देश में जाना जाए कि वो मध्य प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर बने हैं। हम इन सभी आयामों पर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। डॉक्टर देवेंद्र चौधरी जी हैं, भोपाल से ही हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है, सवाल करें। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि शासन के आदेश के बावजूद इतने सालों से न्यू पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ के चिकित्सा शिक्षक और कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, जैसा मैंने कहा डॉक्टर साहब कि सभी चीज़ों को मैं रिव्यू कर रहा हूं और देखिए, मैंने जब पहली बैठक की थी, समीक्षा बैठक शपथ लेने के बाद, तो मैंने यही कहा था कि इस विभाग में मेरा सबसे पहला जो काम रहेगा वो इस विभाग का घर्षण खत्म करना है, इसका फ्रिक्शन खत्म करना है। आमतौर पर मीडिया के माध्यम से केवल यही चर्चाएं आती हैं कि ऑफिसर का डॉक्टर के साथ कुछ विवाद या सीनियर डॉक्टर का जूनियर डॉक्टर के साथ, डीन का सुपरिटेंडेंट के साथ, मरीजों का डॉक्टर के साथ। तो हमारी पॉलिसी, हमारा पूरा काम करने का लक्ष्य यही है कि हम घर्षण पूरी तरह से खत्म करेंगे, फ्रिक्शन पूरा खत्म करेंगे और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। हम जल्द जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। प्रतुल दीक्षित हैं भोपाल से। प्रतुल जी, सवाल करें। मैं मंत्री विश्वास सारंग जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेजों का लाभ कब तक के जनता को प्राप्त होगा, कब तक मिलेगा? 7 मेडिकल कॉलेज का लाभ जनता को कब तक? देखिए, नए कॉलेजेस खुलना है, उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस में काम शुरू हो गया है। जो समय सीमा निश्चित है उस पर पूरी तरह से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मेडिकल कॉलेज हम समय पर खोलेंगे। और केवल ये 7 मेडिकल कॉलेज ही नहीं, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि पूरे देश में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। नीति आयोग की भी ये रिकमेंडेशन है कि हमें डॉक्टर्स की, क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं, हम बिल्डिंग बना सकते हैं, हम बिस्तर लगा सकते हैं,
पर मेडिकल व्यवस्थाओं की आत्मा डॉक्टर होती है और पूरी दुनिया में डॉक्टर्स की कमी है, हिंदुस्तान में भी डॉक्टर्स की कमी है। तो उस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो, और उसी बात को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में ये सुनिश्चित किया है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें, और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। 7 मेडिकल कॉलेज हमारे बनने वाले हैं, 3 का प्रस्ताव हमने भेज दिया है, अगले 3 का प्रस्ताव हम आगे आने वाले समय में देने वाले हैं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले कुल चंद सालों में हम प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर शुरू करें, जिससे चिकित्सकों की जो कमी प्रदेश में या देश में है उसकी भरपाई हम कर सकें। ये जो 6 और आप बता रहे हैं 7 के अलावा 6, ये किन जिलों में है? देखिए अलग अलग है, जैसे हमने प्रस्ताव जो अभी भेजा है वो छतरपुर का हमारा बनना है, हमने अभी कटनी का प्रस्ताव भेजा है, हमने मुरैना का प्रस्ताव भेजा है, हम भिंड का प्रस्ताव भेजने वाले हैं। जहां से भी हमारी डिमांड आ रही है वो, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही इसका निर्माण होता है, केंद्र को प्रस्ताव जाता है और हम समय से उसका प्रस्ताव भेज रहे हैं। मोहन यादव जी हैं भोपाल से। मोहन जी, सवाल करें। माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपके हॉस्पिटलों में जो लैब टेक्नीशियन है, इनकी कमी कब तक पूरी की जाएगी? देखिए, मैं ये मानता हूं केवल लैब टेक्नीशियन ही नहीं, पूरे अमले में जितना हमारी सैंक्शन पोस्ट है उसमें कमी है, पर उसका कारण बहुत सारा है, क्योंकि गुणवत्ता के हिसाब से मैन पावर मिलना और इन सब चीज़ों में दिक्कत है। परंतु अभी पिछली ही समीक्षा बैठक में हमने ये सुनिश्चित किया है, और कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ये निर्देश है कि हमारे जितने पोस्ट हैं और जितनी भी हमारे रिक्रूटमेंट हमें करना है उनको हम जल्द से जल्द करें, ये सभी कमी को हम पूरा करेंगे। सज्जन सिंह हैं, भोपाल से ही हैं। सज्जन सिंह जी, सवाल करें। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी से पूछना चाहता हूं कि उनके पास चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या विजन है? अगले 3-4 सालों में मध्य प्रदेश में वो क्या नया करने वाले हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में इस बात को समाहित किया था कि हमारे विभाग का मुख्य लक्ष्य यह है कि यदि हम आज देश के सिनेरियो पे, देश के मानचित्र पर देखते हैं तो चिकित्सा शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश का नाम पीछे आता है। चिकित्सा शिक्षा में हम बहुत अच्छा स्थान नहीं बना पाए हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज का उन्नयन करेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे कैरिकुलम को लागू करने का मामला हो, चाहे पढ़ाई की गुणवत्ता का मामला हो, या वहाँ पर हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे चिकित्सा शिक्षा में की जो पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की गुणवत्ता को बढ़ाने का मामला हो, उस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। और मैंने इस विभाग के उन्नयन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक मेरे से कम्युनिकेशन का भी एक प्रक्रिया को हमने चालू किया है, और उसके माध्यम से जो भी सुझाव इस विभाग के उन्नयन के लिए मुझे मिलेंगे, हम उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करके उसको लागू करेंगे। पर सही मायने में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के मामले में अव्वल हो सके, क्योंकि इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो जब हम मेडिकल कॉलेज का उन्नयन करते हैं तो सीधे सीधे हमें अच्छी गुणवत्ता के टीचर्स मिलते, अच्छी गुणवत्ता के डॉक्टर्स मिलते हैं, और जब हम मेडिकल कॉलेज का उन्नयन करते हैं तो उस शहर और उसके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत अच्छे अस्पताल के माध्यम से इलाज भी मिलता है। तो हम पूरी तरह से हमारे मेडिकल कॉलेज का उन्नयन, उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे। और इसमें ये बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज का हम सिंक्रोनाइज, उनको सिंक करने की भी एक प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिससे हम उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं उनका सम्मिश्रण करते हुए दोनों सेक्टर के स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा सके। रुपेश सिंह हैं भोपाल से। रुपेश जी, सवाल करें। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कें तो बहुत बनाई हैं, पर उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो जिन ठेकेदारों ने इन्हें बनाया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अब मुझे नहीं मालूम आप कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं, पर मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपने ये बात तो अच्छी बोली कि मेरे क्षेत्र में मैंने डेवलपमेंट कराया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और केवल सड़कें ही नहीं बनाई, घर घर में मैंने नर्मदा का जल भी पहुंचाया है। और त्रिपाठी जी, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि नरेला विधानसभा जिसमें
थोड़ी सी भोपाल में बारिश के बाद बाढ़ आ जाती थी। इतनी भयंकर बारिश के बाद भी हमने 1 इंच पानी भी भरने नहीं दिया और हमने अपना खुद का ड्रेनेज सिस्टम बनाया और हर नरेला की गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में नाले और नालियों का निर्माण कराया, उनका चैनलाइजेशन किया। तो मैंने केवल सड़कें नहीं बनाई, घर घर में नर्मदा पहुंचाया और बारिश का पानी ना भर सके, बाढ़ ना आए, उसके लिए नालियों का निर्माण भी कराया है। जहां तक आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लगभग सभी सड़कों में परफॉर्मेंस गारंटी की स्कीम है। यदि किसी ठेकेदार ने कोई गुणवत्ता के खिलाफ काम किया होगा तो उसको उस रोड को फिर से बनाना होगा। आप यदि मुझे बताएंगे अलग से तो किस एजेंसी ने वो रोड बनाई है, उनको बुलाकर बात करके उनको ठीक कराया जाए। तो आपने कहा कि आपने माना कि हमने क्षेत्र में डेवलपमेंट किया, अरे वो तो पहले ही दिख गया कि हर बार आपका जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। और मैंने पहले ही कहा कि वो नरेला जब वाकई में, जब आप भी समझते होंगे, जब आपको नरेला भेजा गया था तो यही मान के भेजा गया था कि मुश्किल है, लेकिन आपने वो सफलता की, फिर उसके बाद आपने सीधे 3,000, 3,500 से सीधे 20,000 की छलांग लगा दी। तो ये डेवलपमेंट का ही काम है निश्चित तौर पे। शेख असलम है। शेख जी, स्वागत, सवाल करें। मैं हमारे मंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ पर जरा सा भी अगर पानी की बारिश होती है तो यहाँ पर हमारी जो निचली बस्तियां हैं वो जलमग्न हो जाती है। क्या मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इन चीजों से हमें निजात मिल सकेगी? असलम मियाँ, तुम्हारी मीट की दुकान के पीछे ही बड़ा नाला बना है। मैं इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कहाँ की बात कर रहा हो, कौन सी निचली बस्ती की बात कर रहा हो। एक भी बस्ती में ना पानी भरा है ना भरता है। और मैंने तो बता दिया, जो आपकी मीट की दुकान है उसके पीछे ही बड़ा नाला बना है। ना अन्ना नगर में पानी भरा है ना विकास नगर में भरा है। और कहाँ की बात कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। उल्लास सोनकर है, आपके क्षेत्र से ही, नरेला से हैं। उल्लास जी, सवाल करें। हमारे नरेला विधानसभा के मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, हम उनसे निवेदन से पूछना चाहते हैं कि हमारे नरेला विधानसभा में काफी स्कूल है। एक तो हमारे गोविंदपुरा में ही एक स्कूल ऐसा है जहाँ बाजार भत्ता कन्या स्कूल है, शासकीय स्कूल, उसमें जर्जर हालत में है। हम ये मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि शासकीय स्कूलों का रख रखाव और ठीक से उनका मेंटेनेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हम उनसे निवेदन करेंगे। इनका भी थोड़ा ध्यान रखें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, भविष्य का ख्याल रखें। उल्लास सोनकर जी, आपकी पान की दुकान से शायद 500 मीटर ही है जी ये स्कूल। मुझे लगता है आप बहुत दिनों से गए नहीं। उसकी नई बाउंड्री वॉल बना दी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने CSR से वहाँ स्मार्ट क्लास शुरू करवाई है। स्मार्ट क्लास मध्य प्रदेश के बहुत कम सरकारी स्कूलों में होगी, मैंने वहाँ शुरू कराई है और वहाँ पर लगातार उन्नयन का काम है। विगत दिनों ही मैंने वहाँ भूमि पूजन किया था, गोविंदपुरा का जो कन्या विद्यालय है। और सभी जगह, सभी विद्यालयों में, केवल मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। त्रिपाठी जी, मैं ये बात इंगित करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को लेकर और खासकर स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया। और उसकी जो मूलभूत व्यवस्थाएं थी, खासकर कन्या जो स्कूल हैं उसमें टॉयलेट बनाना, उनकी पानी की व्यवस्था करना, उनके जो भी पुराने भवन है उसको ठीक रख रखाव करना, इस पर सरकार ने बहुत काम किया है। पर हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि 60-70 सालों में अधिकतर समय जो सरकारें रही हैं उन्होंने स्कूली शिक्षा का बहुत ध्यान नहीं दिया। स्कूल जो कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है या महत्वपूर्ण आयाम है या महत्वपूर्ण प्रकल्प है एक व्यक्ति को देश का नागरिक बनाने का, उसमें शायद इन कांग्रेस की सरकारों ने, पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया। हमारी सरकार काम कर रही है और आगे आने वाले समय में हम और कुछ अच्छा करेंगे। बाकी हो न हो, हमें आपके जो जीत की कुंजी है ना, अंतर कुछ बढ़ रहा है, वो हमें मालूम पड़ गया। सवाल करते हैं आप सीधे किसी की मीट की दुकान, पान की दुकान, और आप पहचान भी जा रहे हैं, मतलब ये मैं सबको जानता हूँ। उल्लास सोनकर जी हमारे यहाँ कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हाँ। असलम शेख जी भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं सबको जानता हूँ और मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं। विजय सैनी जी हैं भोपाल से अंतिम। अब इसके बाद हम इंदौर चलेंगे, उनको भी आप शायद जानते ही हो। विजय सैनी जी, सवाल करें। और मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि नरेला विधानसभा में नशे की लत में बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनके बारे में मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ।
अब कौन सा विपक्ष आपसे बात कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम, खुद ही पर जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वराज एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे सवाल मुझसे पूछे हैं, पर नशे के मामले में किसी विधानसभा स्तर तक सीमित रहकर हम बातचीत नहीं कर सकते। जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसके खिलाफ निश्चित रूप से सबको जागृत होना चाहिए। मैं तो लगा ही हूँ, विजय सैनी जी से मैं ये चाहूँगा कि वो भी जन जागरण के माध्यम से इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में फैलाएं। नशा केवल एक विधानसभा के लिए नहीं, केवल एक शहर के लिए नहीं, केवल प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए एक बड़ी समस्या है और हम सबको इसके निदान के लिए लगना होगा। और खासकर युवा वर्ग जो नशे की आदत में लग गया है उसको दूर करना होगा और उसमें हमें हर स्तर पर काम करना पड़ेगा। देखिए, कह देने से काम नहीं चलेगा। आमतौर पर इस देश की यह दुर्भाग्य हो गया है कि सरकार से ही हर चीज की अपेक्षा होती है। मेरा ये मानना है कि नशे की आदत को यदि खत्म करना है तो पेरेंट्स को, माँ बाप को, परिवार को, स्कूल को, टीचर्स को, स्वयं को, सरकारी अमले को, सरकारी डिपार्टमेंट को, पुलिस को और खासकर मोहल्ले वालों को। देखिए, पहले होता था त्रिपाठी जी, पहले का मामला था कि अपने कोई सिगरेट पीता था तो अपने मोहल्ले में नहीं पीता था, उसको केवल अपने पिताजी का डर नहीं रहता था। वो जिसको चाचा बोलता था कि अरे शर्मा चाचा ना देख लें, वो अंकल ना देख लें, उस डर से वो सिगरेट नहीं पीता था। तो सामाजिक ताना बाना ऐसा बन गया और इसीलिए तो मैंने कहा है कि डोप टेस्ट के माध्यम से वो वर्ग जो कि इस समाज के इस वर्ग का आइकॉन है या समाज के इस वर्ग को दिशा देता है उस पर ही रोक लगाई जाए। जो जड़ है उसको हम रोकें। जब लगता है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े लोग, और केवल मैं इसकी फिल्म स्टार्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो बोलता हूँ राजनीति से जुड़े हुए लोगों में भी इलेक्शन में ये मैंडेटरी होना चाहिए कि जो नशा करता है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं ये नई बहस शुरू करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये बात आए कि जो नशा करता है उसको चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। राजनीति में भी ये शुरू करिए। समाज का वो वर्ग हम सब मिलकर करें, ये केवल एक के बस की बात नहीं है। जी, सही बात। चलिए अब भोपाल से बढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे सोनकर जी और बहुत सारे लोग सवाल करना चाहेंगे क्षेत्र में, लेकिन विकास की जहां तक बात है तो 3 चुनाव में देखा है विकास को लेकर के। इंदौर चलते हैं, सौम्या जी हैं हमारे साथ जो अपना सवाल करना चाह रही हैं। सौम्या जी सवाल करें, आपका स्वागत है। मंत्री जी से मेरा ये सवाल है कि उन्होंने कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके विभाग ने क्या किया? बहुत अच्छा सौम्या ने सवाल किया है और आज की परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है। सौम्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले, जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि हमने ये पॉलिसी बनाई है कि वो कोरोना वॉरियर्स जो कि कोरोना का इलाज कर रहे हैं, जो फ्लोर पर जाते हैं, जो कि कोरोना मरीजों का इलाज करते हैं, यदि वो संक्रमित होते हैं तो उनका पूरा इलाज सरकार के द्वारा होगा। कितनी भी महंगी दवाई उनको लगना होगी, देना होगी, वो सरकार के माध्यम से होगा। और सौम्या, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं जो शायद देश में पहली बार हो रहा है। त्रिपाठी जी, मैं आपके माध्यम से सबको बताना भी चाहता हूं कि केवल डॉक्टर्स ही नहीं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो अभी डॉक्टर नहीं बने, वो भी यदि इलाज करते हुए संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज भी सरकार कराएगी। ये शायद देश में और कहीं नहीं हो रहा होगा, ये हमने निर्णय लिया है। तो उनकी सुख सुविधाओं की पूरी जवाबदारी हमारी है ही, पर उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी हमने ली है और आगे आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा कोई भी कोरोना वॉरियर संक्रमित ना हो और यदि संक्रमित होता है तो वो यथाशीघ्र ठीक हो जाए और उसका पूरा इलाज सरकार कराएगी। सचिन राव है इंदौर से। सचिन जी सवाल करें। नमस्कार मंत्री जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों का लाभ कब से मरीजों को प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने बताया था उसके अलग अलग समय सीमाएं हैं, परंतु जो समय सीमा है उसके हिसाब से काम चल रहा है। निर्धारित समय पर सब मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे। विकास पांडे है 17 से। विकास जी सवाल करें। मेरा मंत्री जी से सीधा सवाल यह है कि कोविड के संदर्भ में वीआईपीज जो हैं वो सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पतालों की ओर ही क्यों रुख कर रहे हैं? आखिर सरकारी अस्पतालों में क्यों इलाज अपना नहीं करवा रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे समझ में नहीं आया पांडे जी ये प्रश्न। ऐसा देखिए, मैं 2-3 चीजें इस के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहता हूँ कि हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी हमारे जिला अस्पताल हो, वहाँ पर पूरी तरह से फ्री इलाज हो रहा है।
जिन शहरों में, खासकर भोपाल, इंदौर में, जहां पर फर्स्ट फेज में बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ा था, तो एक बात ये आई थी कि हमारा यदि मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल को हमने पूरा कोविड सेंटर बना दिया तो हमारा जो बाकी बीमारियों के मरीज हैं उनका इलाज कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ मेडिकल कॉलेज को सरकार ने अपना कोविड सेंटर बनाया। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की कैपेसिटी में ही काम नहीं कर रहा है, वो हमारे कोविड सेंटर है। जैसे चिरायू है, जैसे भोपाल का एलन मेडिकल कॉलेज है, या इंदौर का अरविंदो कॉलेज है, अरविंदो मेडिकल कॉलेज है, वो सरकार के कोविड सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। जहां तक आप वीआईपी की बात कर रहे हो, तो कोई भी वीआईपी यदि अपना पैसा देके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इन हॉस्पिटल में गया है तो वो हमारे ही अस्पताल है। कोविड के समय पर वो सरकारी अस्पताल जैसा ही ट्रीट हो रहा है। आपने यदि बोला भोपाल के, मैं समझ सकता हूं, आपने नाम नहीं लिया, पर यदि आप भोपाल के किसी वीआईपी की बात कर रहे हैं तो वो उसमें यदि चिरायू में कोई गया तो इसीलिए गया कि वो सरकार का ही कोविड सेंटर था। पर अभी हमने व्यवस्था को और एनहांस किया है और बढ़ाया है समाज में, क्योंकि अब हर वर्ग में ये कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो समाज के हर वर्ग से ये मांग आ रही थी कि हर स्तर का अस्पताल कोरोना का इलाज करे। तो हमने 3 स्तर पर इसकी व्यवस्था की है। पहला हमारा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल, जहां पूरी तरह फ्री हमारा इलाज होगा, कोई भी पहुंचे। दूसरा हमारा यदि डेडिकेटेड कोरोना का हमारा कोरोना इलाज का सेंटर है तो वहां पर भी इलाज फ्री में होगा, परंतु मरीज को बिल दिया जाएगा यदि वो स्वेच्छा से बिल देता है। यदि पूरा बिल देता है तो पूरा, यदि आंशिक बिल देता है तो आंशिक बिल दे। तीसरा हमारे जो आयुष्मान रजिस्टर्ड हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें इलाज होगा तो वो पूरा तरह से फ्री होगा। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है पर जनता का इलाज फ्री होगा, और उसी में यदि कोई पैसा देकर अपना इलाज कराना चाहता है तो उसको भी इलाज मिलेगा। और मैं यहाँ पर एक बात और इंगित करना चाहता हूँ कि चिरायू अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उन्होंने इलाज कराया। मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री था, मेरा भी पहले तो मैं होम आइसोलेशन में था, पर 6 दिन बाद जब मेरे को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो मुझे भी अस्पताल जाना पड़ा। मैं चिरायू गया, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने दोनों ने उसका पेमेंट किया है। तो वो हमने कोई फ्री में इलाज नहीं कराया उसका, जबकि सरकार की ओर से फ्री था, परंतु जैसा मैंने बनाया कि हमने पॉलिसी बनाई है कि बिल जनरेट होगा, यदि मरीज अपनी स्वेच्छा से पैसा देना चाहता है तो वो दे सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पैसा दिया और मैंने भी पैसा दिया। निवेश चौरसिया जी हैं सतना से ही, निवेश जी सवाल करें। मैं सतना से निवेश चौरसिया। मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल यह है कि कोविड नियंत्रण के लिए जो मेडिकल स्टाफ की स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम की स्थिति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से, WHO की गाइडलाइन के हिसाब से, एम्स जो कि देश में एक रिसर्च का बड़ा सेंटर है, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से पीरियडिक हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं। जहां भी प्रदेश में कोरोना का इलाज हो रहा है वहां पर हमारे सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए एक जैसा इलाज हो, हर गाइडलाइन का पालन हो, इसकी पूरी व्यवस्था की है। और अभी हम आगे आने वाले समय में ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम 1 हफ्ते का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी व्यक्ति, यदि प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी कोई डॉक्टर आकर यदि ट्रेनिंग लेना चाहता है, कोई पैरामेडिकल का स्टाफ ट्रेनिंग लेना चाहता है, कोई नर्सिंग का स्टाफ ट्रेनिंग लेना चाहता है, या नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ये अपने स्टूडेंट्स को यदि ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से हमारा ये मानना है कि आगे आने वाले समय में, देखिए कोरोना एक बड़ा चैलेंज है। आज जब तक हमारा वैक्सीन नहीं आता तो इसकी स्थिति क्या होगी, कहां तक जाएगा और कब तक जाएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो आगे आने वाले समय में हमारे पैरेलल एक वर्कफोर्स हम तैयार कर सकें, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री में करेंगे। ग्वालियर चलते हैं जहां से रवि कुमार जी अपना सवाल करना चाह रहे हैं। रवि जी सवाल करें। मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी से कि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो अपना मानदेय बढ़ाने के लिए बार बार मांग करते हैं, और मैंने ये देखा है कि वो हड़ताल भी करते हैं।
तो इस समस्या से निपटने के लिए आपका विभाग क्या करेगा, क्या सोच रहा है करने के लिए? फिक्र मत करो, भगवान चाहेगा तो अब हड़ताल नहीं होगी और बातचीत से सब हल निकलेगा। और हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी पूरी ताकत के साथ अब सेवा करने में लगे हैं। मैं उनको साधुवाद करता हूं, मैंने उनसे बुलाकर बातचीत की थी, अभी कहीं कोई हड़ताल वाली स्थिति नहीं है, सब कुछ अच्छा है। चलिए मनोज जी हैं अंतिम ग्वालियर से। मनोज जी सवाल करें। सागर से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से पूछना चाहता हूं कि आपका विभाग कोरोना के लिए क्या कर रहा है? कोरोना के लिए क्या कर रहा है, चलिए इनका भी उत्तर दीजिए। देखिए, हमारा विभाग पूरी तरह से इलाज में लगा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि संक्रमण यदि किसी को हुआ है तो उसको अच्छा सा इलाज मिले और मध्य प्रदेश में कहीं भी इलाज की कमी ना हो, बिस्तरों की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, आईसीयू की कमी ना हो, वेंटिलेटर की कमी ना हो, डॉक्टर्स की कमी ना हो। डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा रहा है, जूनियर डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा रहा है, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ पूरी दक्षता के साथ काम करे, उनके अधिकार उनके कर्तव्यों का पूरी तरह से बोध उन्हें हो और जनता को पूरी तरह से इलाज अच्छे से मिल सके, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। विश्वास भाई, कुछ सागर से और कुछ जगह से है, एक सवाल ले लेते हैं, कई काफी देर से जुड़े हुए हैं। अर्जुन विश्वकर्मा है सागर से। अर्जुन जी सवाल करें। मैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े और जो अन्य अस्पताल हैं उनमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बेड, इनकी शिकायत पर आप क्या कर रहे हैं? मैं समझ नहीं क्या उनका ये कि जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन कहीं कोई कमी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, मैं ये अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहता हूं कि कोरोना की तैयारी जो मध्य प्रदेश में हुई है, जो इलाज हुआ है, शायद देश में बहुत कम राज्यों में हुआ है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा। त्रिपाठी जी, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। कोरोना के पूरे मामले में मैं बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार के आने से पहले मध्य प्रदेश में कोरोना था, जब कांग्रेस की सरकार थी, और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति थी कि उस समय केवल 60 लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा था। आज हमने वो संख्या बढ़ाकर 29,000 की है, क्योंकि पूरे दुनिया का आप ट्रेंड देखेंगे तो कोरोना की मोर्टेलिटी, कोरोना में जो मरने की संख्या यदि हमें कम रखना है तो उसका सीधा कंसेप्ट यह है कि जैसे ही संक्रमण होता है उसकी टेस्टिंग हो, यदि वो पॉजिटिव हो तो उसको इलाज मिले, वो दूसरे लोगों को ये संक्रमण ना फैलाए। तो हमारी सरकार कहाँ 60 टेस्ट और कहाँ आज हम 29,000 टेस्ट कर रहे हैं। उस समय केवल पर डे कहां पर केवल 3 लैब थी, आज लगभग 78 लैब हमारी काम कर रही है। हर मेडिकल कॉलेज में हमने ये सुविधा की है। जब हमने कोरोना की शुरुआत की थी तो केवल 3095 बेड थे, मैं ये बताना चाहता हूं, और आज लगभग 32,000 बेड है। ये केवल हमने मैं पहला आंकड़ा दिया 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 3195 बेड थे और जनरल बेड 2028 थे, 2428 थे। आज हमारे पास टोटल मिलाकर 32,142 बेड है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में हमने 3000 को बढ़ाकर 32,000 किया है। इसी तरह हमारे 24,000 जनरल बेड हो गए हैं। आईसीयू बेड भी हमने बढ़ा दिए, लगभग 681 हमारे आईसीयू बेड हैं। ऑक्सीजन बेड हमारे लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 7,910 हमने ऑक्सीजन बेड किए हैं। एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि ऑक्सीजन को लेकर गफलत की स्थिति है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन को लेकर भी हमने पूरी तरह से तैयारी की है। एलएमओ जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो मध्य प्रदेश में नहीं बनती, परंतु वो मध्य प्रदेश में बन सके उसके लिए हमने बाबई के इंडस्ट्रियल एरिया में एक एग्रीमेंट किया है, जमीन दे दी है आइनॉक्स कंपनी को। वहां पर 6 महीने के अंदर हमारी नई ऑक्सीजन प्लांट लगेगा और वहां ऑक्सीजन बनने लगेगी। उसके साथ ही हमने आइनॉक्स कंपनी से उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिल सके उसकी पूरी व्यवस्था की है। हमारे मध्य प्रदेश में जो वैसी हवा से जो ऑक्सीजन बनाई जाती है उसके 11 प्लांट है, उसको हम 100% पे चला रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसकी भी 90% आपूर्ति हम मेडिकल ऑक्सीजन में करेंगे जहां जरूरत होगी। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी जहां जरूरत है मिलेगी, परंतु मैक्सिमम जो उसका उपयोग है वो मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में होगा। हमने पूरी तरह से
से इस बात को सुनिश्चित किया है कि हमारे फीवर क्लिनिक के माध्यम से हम टेस्टिंग अच्छे से कर सके। मध्य प्रदेश में लगभग 751 फीवर क्लिनिक चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें फीवर क्लिनिक नहीं है। ये एक बहुत ताकत की बात है, ये सरकार की दमदारी है कि हम लोगों को फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं जो आए वो टेस्ट कराए। ये शायद देश में बहुत कम जगह पर हो रहा है। तो कोरोना को लेकर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार ताकत के साथ काम कर रहे हैं और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार ठीक है, ठीक होती रहेगी। परंतु इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं आता तो केवल और केवल अनुशासन और संयम ही इसका इलाज है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जब तक जरूरत ना हो घर से ना निकलें। हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा इसी बात में निहित है कि हम अपनी हिफाजत के लिए और दूसरों की हिफाजत के लिए 100% सुनिश्चित करें कि हम मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हमें कोरोना से ऐसे ही लड़ना है। इलाज सरकार कराने के लिए कटिबद्ध है, परंतु संक्रमण ना फैले उसके लिए समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। देवास से मोहित जैन है। मोहित जी सवाल करें। मैं मोहित जैन, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से मेरा सवाल है, मरीज कोरोना का इलाज मनचाहे अस्पताल में करा सके इसके लिए क्या आप केंद्र सरकार में कोई पहल करेंगे? नहीं, इलाज हो ही रहा है, मनचाहा इलाज हो रहा है, इसमें पहल करने की कहीं जरूरत नहीं है। जिसको जहां इलाज कराना है वहां इलाज हो रहा है। पन्ना से है सुदीप श्रीवास्तव। सुदीप जी सवाल करें। आपका चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मामलों में प्रदेश को डेवलप करने के लिए क्या विजन है? मुझे लगता है दूसरा प्रश्न जी 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 आप उत्तर दे सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अभी तक विजन पर बहुत चर्चा हो गई है और जैसा मैंने कहा कि उन्नयन सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो और लोगों को हमारे हॉस्पिटल्स में इलाज अच्छा मिल सके, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जबलपुर से रजत भार्गव है। रजत जी संक्षेप में सवाल करें। माननीय मंत्री जी मेरा नमस्कार। मैं रजत भार्गव जबलपुर से हूं और मेरा एक जबलपुर की तरफ से आपसे एक प्रश्न है कि जो आपके अस्पताल हैं उनमें लैब टेक्नीशियनों की जो कमी है, इसकी कमी को कब तक दूर कर लिया जाए? नहीं, मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। केवल लैब टेक्नीशियन नहीं, जहां भी जो कमी है उसको जल्द पूरा किया जाए। आलोक जैन है जबलपुर से। आलोक जी सवाल करें। मेरा आदरणीय मंत्री महोदय से एक सवाल है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें प्रोफेसर, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो खाली पद पड़े हुए हैं उनके लिए मध्य प्रदेश शासन की, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय की क्या योजना है? मैंने बताया उसकी सभी स्तर पर स्क्रूटनी करके जहां भी जरूरत है वो किया जा रहा है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चिकित्सकों की भर्ती के लिए तो हम हर स्तर पर काम कर ही रहे हैं, पर केवल चिकित्सक नहीं, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ भी हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे मेडिकल कॉलेज में समुचित मात्रा में हो, उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। चलिए, चूंकि सवाल जवाब का सिलसिला समाप्त हो गया, एक अंतिम सवाल जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं चलते चलते कि सबसे कभी आप मायूस हुए हो और कभी जो सबसे खुशी का दिन हो, अगर जनता आप बता सकें तो। हालांकि ये व्यक्तिगत होता है। नहीं त्रिपाठी जी, खुशी वाला दिन तो मुझे कोई याद नहीं है और मैं बहुत ज्यादा इस तरह से याद भी नहीं करना चाहता, पर मायूसी वाला बहुत बार होता है जब हमें लगता है हमारे बहुत प्रयास के बाद, जैसा मैंने कहा, एक परसेप्शन बिगड़ गया है राजनीति को लेकर। आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मीडिया का भी थोड़ा सा झुकाव ऐसा कुछ रहता है कि पॉलिटिकल लोग या राजनीति से जुड़े हुए लोग केवल और केवल गलत करते हैं। बहुत बार हमारे उस काम को इतना शिरोधारी नहीं किया जाता जितना हम मेहनत करते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, उसको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उसको बहुत ज्यादा लोगों तक बताया नहीं गया। उस सब जाकर थोड़ी सी मायूसी जरूर होती है, पर जैसा मैंने कहा था कि मैं राजनीति में बाय चॉइस आया हूं, बाय डिफॉल्ट नहीं आया। इसलिए जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। इसलिए ना निराश होना है, ना ज्यादा खुशी जिंदगी में। मैं ये बात कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि मैंने अपने ऑफिस में अपने
कुर्सी के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ है कि करते हो तुम, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ऑल इज प्रिस्क्राइब, सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें क्या कुछ करना है। भगवान ने हमें जो आदेश दिया है उसका हमें पालन करना चाहिए, बिना किसी मायूसी के और बिना किसी बहुत ज्यादा अतिविश्वास के। और मैं रोज रात में सोता हूं तो नजीर का वो शेर याद करके सोता हूं जिसमें नजीर ने कहा है कि कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्ता चले। हम रहे ना रहे, लोग हमें याद करें, और यदि हम ये कुछ ब्रह्म वाक्य जिंदगी में उतारेंगे तो मुझे लगता है हम बैलेंस होकर अपनी जिंदगी को जिएंगे। ना मायूसी होगी, ना बिना बात की अति उत्साह में खुशी होगी। बैलेंस बनाकर जिंदगी जिए, केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिए। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आदर्श की बात नहीं है, ये इंसाइक्लोपीडिया, ये फलसफा है जिंदगी का। और नजीर की उस बात को याद करो कि हम रहे ना रहे, लोग हमें याद करें, और इसी उद्देश्य पर अपनी जिंदगी को मैं जीने का प्रयास करता हूँ। चलते चलते क्योंकि आज की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल देश नहीं पूरे विश्व में उनको धूमकेतु की तरह चमके हैं। जब आपने 3 साल उनके साथ काम किया, उस समय आपको ये आभास होता था कि इनका विजन जिस स्तर पे जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, ये कभी इतना बड़ा भी विजन होगा इनका, इतना बड़े धूमकेतु की तरह ही चमकेंगे? देखिए, मेरा ये सौभाग्य कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे तो मैं जिले का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। बहुत छोटा कार्यकर्ता था, वो प्रभारी थे, बहुत बड़े नेता थे। केवल प्रभारी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। उनका एक अलग ग्लैमर था, अलग उनकी सोच थी। पर क्योंकि मैं भोपाल जिले का अध्यक्ष था इसलिए मुझे उनका सानिध्य मिला, और छोटी छोटी बातों में उनका जो मैनेजमेंट था। एक बार मैं किस्सा बताना चाहता हूँ। चुनाव के समय वो आए थे, उन्होंने मुझे बुलाकर बोला कि युवाओं का एक सम्मेलन करो, और युवाओं के सम्मेलन को करने के बाद कोई प्रभारी केवल ये बोलता है कि युवाओं का सम्मेलन करो, परंतु उन्होंने उस प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करना ये भी हमसे डिस्कस किया। और मुझे याद है, उससे पहले मैं ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से केसरिया दुपट्टा डालकर कार्यक्रमों में उपस्थित होने की परंपरा नहीं थी। उन्होंने मुझसे बुलाकर बोला कि जितने युवा आए वो घर से अपना एक केसरिया दुपट्टा डालकर आए, तो जब वो घर से कार्यक्रम स्थल तक आएंगे तब भी पता लगेगा कि वो तुम्हारे कार्यकर्ता हैं युवा मोर्चे के, और कार्यक्रम स्थल से जब घर जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे, तब भी ये पता लगना चाहिए कि वो किसी कार्यक्रम से गए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर उनका जो एक बड़ा विस्तृत मार्गदर्शन रहता था, ये निश्चित रूप से हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैं बताना चाहता हूं, मैं इंगित करना चाहता हूं, और इस बार हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर उसी कार्यक्रम को निष्पादित किया, उसको नीचे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। इस बार की मन की बात में उन्होंने कितनी छोटी सी बात की कि हमें स्वदेशी खिलौनों को प्रमोट करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। दो चीजें, एक तो चाइना का पूरी तरह से खिलौना इंडस्ट्री पर जिस प्रकार से कब्जा है, हमें यदि सही जवाब चाइना को देना है तो केवल चाइना की सीमा पर गोली चलाने से या रक्षा करने से काम नहीं चलेगा। अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से चाइना अंदर तक पहुंच गया है उसको हमें रोकना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि यदि स्वदेशी खिलौने बिकेंगे तो स्वदेशी कारोबार बढ़ेगा, स्वदेशी वो कारीगर जो खिलौने बनाते हैं उनको रोजगार मिलेगा। इस बार उनके जन्मदिन पर हमने यही काम किया, जो स्वदेशी खिलौने हैं हमने उनका वितरण किया, बच्चों को उनको वो दिया, और जो वो कारीगर है उनका सम्मान किया। उन्होंने बहुत छोटी सी बात की जी। पेट्स पालने की बहुत परंपराएं हैं, घर में हम कुत्ते को पालते हैं, बड़े शौक से पालते हैं, पर आप देखेंगे तो सब हम जो भी ब्रीड रहती है वो फॉरेन की ब्रीड को ही अपना लेते हैं। वो फॉरेन की ब्रीड की क्या स्थिति उस देश में जाकर पता लगे तो वहां के भी वो देसी कुत्ते ही है, देसी पेट्स ही है। पर हमारे यहाँ विदेशी मूल के पेट्स पालने की का एक शौक भी है या परंपरा है। उन्होंने बहुत छोटी सी बात की कि भैया यदि हमें कुत्ता पालना है, यदि हमें घर में अपने डॉग पालना है, तो हम क्यों ना हम स्वदेशी प्रजाति को भी आगे बढ़ाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि विदेश नीति की बात करते हैं तो उसमें भी वो उतने ही दक्ष हैं, और यदि स्वदेश नीति की बात करते हैं तो वो भी उसमें भी उतने ही दक्ष हैं। उन्होंने बहुत छोटी सी बात की। अभी मैं देख रहा था गरीबों के संवाद का जब कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कि
ये अभी पिछले हफ्ते ही कार्यक्रम था पात्रता पर्ची बांटने वाले कार्यक्रम में, और उससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे से कारीगर को ये बोला कि आप जो झाड़ू लगाते हो उसका पाइप, जो पीछे का पाइप रहता है वो निकाल लिया करो, तो जो आपका जो ओवरहेड है, हर बार यदि आप पाइप चेंज करते हो, नया पाइप लगाते हो, तो आपको उसका खर्चा बढ़ जाता है। हर बार झाड़ू में पुराना पाइप लगाओ, उसको उपयोग करो। ये छोटी छोटी बातें जनधन योजना के माध्यम से उन्होंने इस बात को, देश का कोई भी प्रधानमंत्री जब अर्थव्यवस्था की बात करता था इससे पहले, तो वो टाटा, अंबानी, बिरला तक ही सीमित रहता था, परंतु पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के माध्यम से गरीब जनता को देश की अर्थव्यवस्था से सीधे रूप से जोड़ा। बिना डिपॉजिट का भी जो बैंक का खाता था वो इस बात को इंगित करता था कि अर्थव्यवस्था में चंगू, मंगू, उमर, बबलू, पप्पू, इन सबका इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। तो प्रधानमंत्री जी का तो एक अलग सोच है और उनका मार्गदर्शन हम सब भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मिलता है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए वो जिस प्रकार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, आपने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया। तो जनता मांगे के जवाब में आज हमारे साथ जुड़े थे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी, जिन्होंने न सिर्फ हमारे बल्कि जनता के उन सभी सवालों का जवाब दिया जिनका उत्तर आसान नहीं था, लेकिन विश्वास सारंग जी ने बड़ी ही बेबाकी के साथ सीधे और सरल शब्दों में जनता के साथ हमारे सभी सवालों का सटीक जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं श्री सारंग ने आपकी जो समस्याएं थी और उससे जुड़े जो सवाल थे, उसके जो जवाब मंत्री विश्वास सारंग जी ने दिए हैं, उनसे आप संतुष्ट होंगे। वहीं हम ये उम्मीद भी करते हैं कि प्रदेश में इस समय कोरोना का जो भीषण काल है, उसमें विश्वास जी अपनी कुशलता का आगे भी इसी तरह परिचय देते रहेंगे और एक दिन आएगा जब हम कोरोना के भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। विश्वास जी अपने हमारे साथ ही जनता के सवालों का जिस सादगी के जवाब दिया, उसके लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस ईमानदारी और कर्मठता के साथ आप जनसेवा में लगे हैं, आगे भी इसी तरह डटे रहेंगे और हमेशा जन जन के नेता कहलाते रहेंगे। विश्वास जी, आप स्टूडियो में आए, आपका एक बार फिर बहुत बहुत आपको बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। तो इसी साथ हम जनता मांगे जवाब का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।